विजिट पर आए हुए सभी स्टूडेंटों का इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में हार्दिक स्वागत है। आप आज गवर्नमेंट आईटीआई फूड में इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में विजिट करने आए हो, तो आज अपन इलेक्ट्रिकल से संबंधित जितनी भी मशीन उपकरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में सीखेंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में क्या सिखाया जाता है। इलेक्ट्रीशियन क्या होता है कि वैद्युतिक उपकरणों एवं मशीनों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत करने वाले कारीगर को ही इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। जानते हो, इलेक्ट्रीशियन विद्युत से संबंधित कार्य करता है, जैसे विद्युत से चलने वाली मशीनों की रिपेयरिंग करना, उनका अनुरक्षण, देखरेख सभी इलेक्ट्रीशियन में आती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्या होती है। जानते हो विद्युत? कौन सी क्लास आपकी? 11th में, 6th क्लास में चल जाता है विद्युत के बारे में। विद्युत क्या होती है? बिजली, विद्युत एक ही बात है। इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो एक ही बात है। विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। इस ऊर्जा को अपन नहीं तो देख सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं, केवल इसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। विद्युत क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपन नहीं तो देख सकते हैं और नहीं पकड़ सकते, इसके केवल प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। जैसे प्रभाव, विद्युत से बल्ब जलाते हैं, कौन सा प्रभाव हो गया? प्रकाशीय प्रभाव। विद्युत से किसी कॉइल या कुंडली के अंदर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबक मैग्नेट बनती है, वो कौन सा प्रभाव होगा? चुंबकीय प्रभाव। विद्युत से एक्सरे मशीन चलती है, वो कौन सा प्रभाव होगा? किरण प्रभाव। विद्युत से हीटर, प्रेस, गीजर चलते हैं, वो कौन सा प्रभाव होगा? उष्मीय प्रभाव। विद्युत से अपनी ये मोटर है, विद्युत मोटर है, ये किस सिद्धांत पर काम करती है? चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत पर, चुंबक से चलती है मोटर। लेकिन वैद्युतिक कार्य करने के लिए विद्युतकार को कुछ औजारों की आवश्यकता होती है, जिसे इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल के नाम से जाना जाता है। इन औजारों को दो भागों में बांट रखा है, एक तो टूल किट औजार और एक अन्य औजार। टूल किट औजार वो औजार होते हैं जब जो इलेक्ट्रीशियन कोई भी काम करो एनी टाइम वो अपने साथ रखे और बार बार उसके काम में, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, पेचकस, फेज टेस्टर, टेस्ट लैंप, ऐसे औजार टूल किट औजारों के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो हैंड टूल है ये इलेक्ट्रीशियन काम में लेता है। अब प्रत्येक औजार इंसुलेटेड होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन के लिए। आपने जो मैकेनिकल ट्रेड देखे उसमें अगर ये इंसुलेशन नहीं रहेगा तो ये अपना काम चल जाएगा। और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो अपना नुकसान हो सकता है। विद्युत अपने शरीर से गुजरती है। विद्युत क्या है? विद्युत इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने शरीर से गुजरेंगे तो अपनी जो मांसपेशियां, जो ब्लड की नस है वो सिकुड़ जाती है, ब्लड सर्कुलर बंद हो जाता है, आदमी मृत्यु। तो आपको इंसुलेटेड औजारों से इनका काम करना चाहिए बिजली का। अब ये औजार है, औजारों का पहले तो विवरण आपने कर लिया, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। ये अपना औजार है, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, एक यू टिप भी आता है, वो अपने काम का नहीं औजार। क्रॉस टिप ये स्टार टाइप में आता है ना, कई स्क्रू देखे होंगे स्टार टाइप जो इससे खुलते हैं, है ना। यह है प्लायर। प्लायर 3 प्रकार के हैं। ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। कॉम्बिनेशन का मतलब इस प्लायर से अपन कई काम कर सकते हैं, जैसे पीवीसी वायर है, उसका इंसुलेशन उतारना, उसको काटना और उसको ऐंठना, मरोड़ना। एक होता है साइड कटिंग प्लायर, इसका उपयोग वायर को काटने के लिए किया जाता है। एक होता है नोज प्लायर, जो किसी वायर का हुक बनाना हो या कोई भी छोटा कोई स्क्रू या कोई नट बोल्ट किसी मशीन में फंस जाता है तो उसको आसानी से अपन निकाल सकते हैं, राउंड नोज प्लायर। ठीक है। अगला औजार अपना है पोकर। इसका नाम क्या है? पोकर। इसका कार्य क्या है? किसी भी लकड़ी हो, लकड़ी के बोर्ड हो, उसमें होल निकालने से पहले इससे गाइड होल तैयार किया जाता है। कई बार क्या होता है कि अपन ड्रिल से होल निकाल रहे हैं तो ड्रिल हिल जाती है तो स्क्रू इधर उधर लग जाते हैं। इससे पहले अपन गाइड होल तैयार करेंगे और इसमें फिक्स स्क्रू जाएगा। क्या काम इसका? गाइड होल तैयार करना।
ये लकड़ी में गाइड होल तैयार करता है, और ये सेंटर पंच से धातु कोई भी चादर हो या कोई पार्ट्स हो उसमें होल निकालने से पहले उस पर सेंटर या मार्किंग की जाती है, जिससे लोहे में बिट इधर उधर नहीं खिसके। उसके बाद में पुली पुलर, आपके घर में चक्की होगी और चक्की में जो फैन बल्ब लगता है या कोई भी पट्टा लगता है उसको घुमाने के लिए, तो पुली के माध्यम से घूमता है। कई बार मोटर खराब हो जाती है, जल जाती है, तो मिस्त्री उस पुली को निकालने के लिए किस औजार का उपयोग करेगा? पुली पुलर का। एक होता है बेरिंग पुलर, ये है बेरिंग पुलर, बेरिंग निकालने के लिए। मशीन में बेरिंग बदलना हो या निकालना हो उसके लिए काम में लिया जाता है। ये है जिमलेट, इसका क्या नाम है? जिमलेट। कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाती है और आपको किसी लकड़ी में होल निकालना हो, तो ये देसी जुगाड़ घुमा घुमा कर इससे होल निकालना है ना, जिमलेट। ये हथौड़ा हेमर, ये भी कई प्रकार के होते हैं। बॉल पिन, ये बॉल टाइप में होता है तो इसको बॉल पिन बोलते हैं। ये होता है कला हेमर, ये किसी लकड़ी में कोई कील ठोकते हैं, वो कील फंस जाती है, निकालना होता है तो इस कला हेमर से वो कील निकाल सकते हैं आप। ये होता है मेले का थोड़ा, जो अपने पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग करते हैं तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो इसके माध्यम से उसको थोड़ा थोड़ा खिसकाया जाता है। और धात्विक अगर अपने ये लेंगे हेमर तो उससे वो पीवीसी केसिंग केपिंग टूट जाती है, तो इसका क्या नाम है? मेलेट। अगला औजार रहेगा अपना माइक्रोमीटर। यह है माइक्रोमीटर, वायर गेज भी था ना, यह है माइक्रोमीटर। इससे अपन वायर का मापन करते हैं। माइक्रोमीटर से क्या किया जाता है? वायर का मापन। अब कई बार वो वाइंडिंग वायर होता है, उसका गेज निकालने के लिए कि कितना एमएम का वायर है, कितनी गेज का वायर, तो उसको किससे मापेंगे? माइक्रोमीटर से। यह है राउंड प्लग टूल। अब तो ये ईंटों से बन रहे मकान, पहले पत्थर से बनते थे, तो पत्थर के लिए होल निकालना, अपने जो केसिंग केपिंग वायरिंग करते हैं उसमें कील लगाते हैं, तो कील नहीं घुसती है उसमें पत्थर में, तो उस कील के लिए पहले इससे होल तैयार करेंगे फिर कील लगाएंगे। यह है वायर स्टीपर, इससे वायर का इंसुलेशन उतारते हैं। क्या उतारते हैं? इंसुलेशन। ये छेनी है, आपको पता है क्या काम में लिया जाता है? ये है कॉपर बिट, जो सोल्डर करते हैं ना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट है, छोटा सोल्डर की आवश्यकता होती है। अपना मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर है, तो कई बार क्या होता है कि लाइट चली जाती है, तो इससे कोई गैस चूल्हे से या किसी साधारण चूल्हे से इसको गर्म करके अपने सोल्डर वायर पिघला सकते हैं, कॉपर बिट को गर्म करके। यह कॉपर बिट। यह मार्किंग औजार कैलिपर, जो अंदर की ओर झुका होता है उसको इनसाइड, जो बाहर की ओर झुका होता है उसको आउटसाइड, और एक सीधा होता है इसको बोलते हैं डिवाइडर। ये मैकेनिकल ट्रेड में ज्यादातर काम में लिए जाते हैं। धात्विक कोई भी पार्ट्स हो उस पर मार्किंग करने के लिए। यह है फाइल रेती, इसका उपयोग किसी भी जॉब पर फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। कोई भी जॉब हो, धात्विक जॉब हो, कोई लकड़ी का जॉब हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, तो इससे रगड़ कर अपन उसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। यह है सोल्डरिंग आयरन, इससे क्या किया जाता है? सोल्डर किया जाता है। यह है ग्रीस कैन, ऑयल कैन, ये मशीनों के बेरिंग या शाफ्ट में ऑयल लगाने के लिए, और ऑयल लगाने के बाद आसानी से वो घूमती रहे। और सोल्डरिंग अलग क्या होती है कि दो धातु हैं, वो तीसरी धातु भी उसी धातु की होनी चाहिए, और ये होता है दो धातु तीसरी धातु से जोड़ते हैं सोल्डर। यह हैंड वाइज, कोई भी पतला जॉब हो और उसको काटना हो तो वो हाथ से हिल जाता है, तो इससे हैंड वाइज से पकड़ करके आराम से उसको काट सकते हैं। यह ट्राई स्क्वायर, गुणिया बोलते हैं इसको, ये समकोण मापने के लिए काम में लेते हैं। यह होता है क्रैंपिंग टूल। कभी आपने देखा होगा कोई मोटर जनरेटर बड़ा कोई भी कनेक्शन होता है, उसमें नट बोल्ट की सहायता जो कनेक्शन करते हैं उसके लिए एक लग लगाया जाता है लास्ट में,
उस लग को लगाकर केबल को और उस लग को दबाया जाता है ताकि उसमें स्पार्किंग नहीं और यूज नहीं रहे। यह रंदा देखे रंदा हाथी के पास रहता है, क्या काम में लिया जाता है? लकड़ी पर फिनिशिंग करने के लिए, घिसने के लिए। यह है और लगाएंगे जिस पिन में उसमें लगाकर इसको दबाएंगे, फिर उस बेरिंग में या कोई भी मशीन के किसी भी पार्ट में देंगे तो वहां लग जाता है। एक तो चीज ये होती है, एक चीज ये, इसका नाम भी छीनी है, इसका नाम भी छीनी है। ये थर्मल चीजल है, ये कोल्ड चीजल है। ये लोहार खाने में काम में ली जाती है, ये बढ़ई कारखाने में खाती काम में लेता है, अलग अलग काम। ये लकड़ी में और ये धातु चादर काटने में। ये औजार है पाइप कटर, इससे पाइप को काटा जाता है। यह है हैंड ड्रिल मशीन, हाथ से घुमाकर अपन लकड़ी में होल निकाल सकते हैं। इसमें एक बिट लगता है, बिट लगाकर इसको घुमाएंगे होल निकल जाएगा। यह ब्लो लैंप स्टोव देखे हुए आप, स्टोव, इसमें प्रेशर बना करके आग जलती है। सेम उसी कार्य सिद्धांत उसका इसका एक है। इसका काम है कोई मोटी केबल हो, उस पर अगर सोल्डर करना हो तो ये सोल्डरिंग आयरन तो फेल हो जाते हैं और इससे उस जोड़ को गर्म करते हैं। और ये है मेल्टिंग पॉइंट, सोल्डरिंग को इसमें पिघला कर डालते हैं और वो एक साथ उस पर जोड़ पर डालते हैं तो जोड़ टाइट हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसका नाम है ब्लो लैंप। यह है आरी, इसको बोलते हैं टेनन सा, लकड़ी काटने की आरी। औजार अपने कंप्लीट हो गए। अब जो प्रोजेक्ट था, मॉडल था, वो तो आपने देख लिया। ये मीटर वगैरह एक बात, वेरिएबल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? कोई भी धातु होती है, कोई चालक धातु होती है, तो उस चालक धातु में एक तो होता है गुण, एक होता है अवगुण। गुण वो होता है कि उसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अवगुण वो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने में बाधा उत्पन्न करता है, वो प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध का मापन अपन करते हैं ओम मीटर से। ये है ओम मीटर। प्रतिरोध का प्रतीक आर होता है, मात्रक ओम होता है, और उसको ओम मीटर से ही मापते हैं। ये चारों ओम मीटर है। ये होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानते हो क्या होती है? आवृत्ति। जो एसी सप्लाई होती है उसमें आवृत्ति होती है। अपने आवृत्ति भारत में 50 हर्ट्ज रखी गई है, अन्य देशों में कहीं 55, 60, 70 अलग अलग होती है। आवृत्ति का मतलब यह होता है कि अल्टरनेटर से अपन बिजली जनरेट करते हैं तो 1 सेकंड में वो 50 राउंड मारेगा तो 50 हर्ट्ज हो जाएगी, और उसकी स्पीड उसके राउंड काउंटिंग करने के लिए अपन हर्ट्ज मीटर से फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं। एक होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर 3 प्रकार के लोड होते हैं, एक तो रजिस्टिव, एक कैपेसिटिव और एक रजिस्टिव हो गया, कैपेसिटिव हो गया, और एक होता है इंडक्टिव, इंडक्टर चौक वाला। जो अपनी जो मशीन है जिसमें वाइंडिंग की हुई है वो तो इंडक्टिव लोड में आएगा। जैसे पंखा है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर लोड में आता है। और एक होता है हीटिंग एलिमेंट वाला, जो प्रेस, गीजर, हीटर, वो होते हैं रजिस्टिव लोड। 3 प्रकार के लोड है जो बिजली की खपत करते हैं। तो रजिस्टिव लोड होता है उसमें पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब है कि अपन सप्लाई लेते हैं तो वायर के अंदर एक तो होता है वोल्टेज, एक होता है करंट। करंट और वोल्टेज साथ साथ चलना चाहिए। तो रजिस्टिव लोड होता है उसमें वो साथ साथ चलते हैं, और इंडक्टिव लोड होता है उसमें करंट कुछ पीछे छूट जाता है, और कैपेसिटिव होता है वो करंट को आगे की ओर धकेलता है। 3 प्रकार के लोड हैं। उस लोड को मापने के लिए पावर फैक्टर बोलते हैं उसको। पावर फैक्टर मापने के लिए कोस फाई मीटर का उपयोग किया जाता है। ये पावर फैक्टर मीटर, समझ गए आप? पावर फैक्टर
जब बिजली से कोई भी उपकरण संयोजित करते हैं, आपने सुना होगा कि बोर्ड के अंदर आपकी उंगली टच हो जाती है तब करंट आता है। बोर्ड के अंदर पहले करंट नहीं आता है, आपकी उंगली टच करो या कोई भी उपकरण संयोजित करो तभी उसमें करंट आएगा। करंट कब चलता है? जब उसको लोड मिलता है। और पहले उसमें क्या आता है? विद्युत वाहक बल, ईएमएफ, वो ही रहता है। और उसको भी करंट कब चलेगा? जब उसको रास्ता मिलेगा। उसमें दो तार आते हैं, फेज का एक न्यूट्रल का। अगर फेज वायर को आप टच करोगे तो उसमें करंट नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा? जब आप इंसुलेटेड हो नीचे से, अगर जमीन से संपर्क में हो तो करंट लगेगा, उसको जमीन से परिपथ बना देती है। वो आपको मैं बता देता हूँ। इधर आओ, लैंप और दे। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। अब इसको मैं टच करूँ आपस में, करंट आ रही, वो तन दिखाणु ट्रिप चढ़ाने से। अगर मैं जमीन से टच हुआ या कोई भी धातु की स्टेबल से टच हो जाता हूँ तो मेरे करंट आएगा मेरे अंदर। हो गया। दूसरा बात, परिपथ क्या होता है वो देख लो। अब ये बल्ब था समांतर कनेक्शन, पैरेलल बोलते हैं ना अपन, उसमें। अब ये सीरीज में परिपथ पूर्ण कैसे होता है? अब ये बल्ब जल रहा है, अब इसको एक वायर को मैं छू लेता हूँ तो करंट नहीं है। दोनों को अगर मैं छूऊंगा तो करंट आएगा, क्यों? परिपथ मेरे हाथ से गुजरता हुआ इधर से बन जाए। अब मैं परिपथ पहले तैयार कर देता हूँ। ये परिपथ बन गया, घूम के सप्लाई आ रही। अब मैं इसको पकड़ूं तो करंट नहीं लगेगा। क्यों? करंट हमेशा जहां प्रतिरोध कम होता है वहां जाता है। जिस चालक में प्रतिरोध कम होगा करंट वहीं से निकलेगा। सबको शॉर्टकट रास्ता चाहिए, ठीक है ना। अपन सिक्कर से चलते हैं तो ये रोड एक तो सलन रोड हो, कहीं ब्रेकर नहीं हो, एक ब्रेकर वाली, तो आप कौन सी साइड से जाओगे? तो बिजली को भी सलन सड़क चाहिए। सर आपने ना मतलब एक वायर को पकड़ा तो करंट नहीं है, मतलब आपने जूते उतार दिए तब आएगा ना? हाँ, जब आएगा तब पृथ्वी से भी सर्किट पूरा हो जाता है। मतलब करंट इनके अंदर से होते हुए आगे जाना आगे आगे अगर रास्ता नहीं है, जमीन का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका संपर्क रहता है। नहीं मतलब सर बाद में परिपथ पूर्ण हो जाएगा ना? हाँ, परिपथ पूर्ण होता है तभी करंट जाएगा। ये देखो इनके पास में दोनों तार है ना, इनको टच नहीं करवाए, एक हाथ इसके लगा ले, एक इसके लगा ले, तो करंट आए, तब करंट आएगा। क्योंकि ये करंट इनमें से होता है, आगे जाने के लिए रास्ता मिल रहा है करंट, तो इनको झटका लगेगा, नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? ऐसे लगाएंगे ना तो करंट इन्हीं में से होता हुआ चला जाएगा, इनकी बॉडी में आएगा ही नहीं सर, सीधा हाथ लगा लेना कहीं। तो क्या होता है कि मेरे अंदर, और मेरे अंदर नहीं आपके अंदर भी, शरीर का प्रतिरोध 10,000 से 1,00,000 ओम तक होता है। जबकि इस लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? 0.4, 0.5, 1 ओम, 10 ओम, 50 ओम, 10,000 ओम से तो कम है। तो जहाँ कम होगा वहीं से करंट गुजरेगा। अपने पृथ्वी का प्रतिरोध 3 ओम 4 ओम तक होता है। जब भी आप पृथ्वी से कनेक्ट हो जाओगे तो पृथ्वी के माध्यम से ट्रांसफार्मर तक सप्लाई जाएगी। आगे बात समझ में? करंट से डरना नहीं आपको। करंट इतनी दूर थोड़ी चला जाएगा। ट्रांसफार्मर अर्थिंग से बनता है, एक अर्थिंग बना लो, एक फेज ले लो, आप लैंप जलता है। अपने आसपास ही रहेगा, इतनी दूर जितनी दूर लंबी करोगे तो आप वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है लैंप की देखिए, बाकी परिपथ पूर्ण हो जाता है। तक हो गए थे ये एम्पियर मीटर, एमीटर बोलते हैं इसको। और क्या मापन करता है? करंट का मापन करता है। करंट दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। तो उस करंट के अनुसार मीटर भी बनते हैं, एसी का अलग बनता है, डीसी का अलग बनता है, और कंबाइंड भी बनते हैं। तो ये जो मीटर होता है एसी और डीसी दोनों करंट माप सकता है। लिखा हुआ है ना, एसी और डीसी। ये भी प्रतिरोध मीटर है, ठीक है। ये मिली वोल्ट मीटर, 1 वोल्ट से कम वोल्ट आता है उसका मापन करता है। ये होता है किलोवाट मीटर, शक्ति पावर मापने का मीटर, ठीक है। ये केवल डीसी करंट मापने का एमीटर है। ये एसी डीसी का वापिस आ गया, और ये डीसी करंट मापने के मीटर है। अब ये चार्ट देखते आओ। थर्मल पावर प्लांट, कोयले से बिजली कैसे बनती है।
वो देखना आपको इस मॉडल के माध्यम से चालू करो। देखो, अपने बिजली का उत्पादन मुख्यतः बड़े पैमाने पर 3 प्रकार के स्रोतों से होता है। एक तो कोयले से, एक पानी से और एक होता है यूरेनियम से। जहाँ पर कोयले से बिजली का उत्पादन होता है उसे हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, कोल खदानों से कोयले को निकाला जाता है और उनको प्लांट तक ट्रेन के द्वारा, इस प्रकार की रेल बिछाई गई है, पटरियां बिछाई गई है, उन रेल के द्वारा प्लांट तक लाया जाता है। लाकर कोल यार्ड, वहां पर एक स्टोरेज होता है, जैसे कि आपके घर में स्टोर होता है वैसे ही वहां पर स्टोर होता है, कोल यार्ड में लाया जाता है। ठीक है, अब कोल यार्ड से कोयले को इस कन्वेयर बेल्ट के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कंबशन चैम्बर। यहां से कोयले को देखिए, ये कोयला यहाँ से आगे कंबशन चैम्बर में जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोयला जाकर चूर्णित होगा और चूर्णित कोयला इन कोल बंकर्स में जाएगा। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कोल बंकर, इन कोल बंकर्स में जाएगा। इन कोल बंकर्स के द्वारा जो कोयले को क्या कर दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। ठीक है, पाउडर फॉर्म में बनाएंगे तो कोयला अच्छी तरह से जल सकेगा। तो पाउडर फॉर्म में बनने के बाद में कोयला जो पाउडर है भट्टी में डाला जाएगा। भट्टी में एक तरफ तो कोयले का चूर्ण हो गया और एक तरफ यहाँ से क्या जा रही है, एयर जा रही है। तो हमें आग जलाने के लिए सोर्स तो चाहिए, एयर हो गया, कोयला हो गया, तो हम आग लगाएंगे, मतलब इसको स्टार्ट करेंगे, भट्टी को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप चूल्हा जलाते हो उसी तरह से भट्टी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। जो ईंधन हमें चाहिए था वो ईंधन हमें मिल गया है। अब जैसे ही फर्नेस स्टार्ट होती है, आपकी भट्टी स्टार्ट होती है, हम क्या करते हैं, ये फीड वाटर पंप के द्वारा पाइप, फीड वाटर पंप से पाइप लेके बॉयलर में लगाते हैं। ठीक है, तो बॉयलर क्या करेगा, पानी गर्म करेगा। अब ये पानी क्यों गर्म कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा बिजली पैदा करनी है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि जैसे ही आप चूल्हे पे अपना जो भगोना वगैरह रखते हो उसमें पानी डालते हो और उसके ऊपर भगोने को अपन प्लेट से ढक देते हैं, तो आप थोड़ी देर बाद में देखोगे कि वो पानी इतना जबरदस्त बॉईल हो जाता है और इतना उसका स्टीम इतना खतरनाक बन जाता है कि वो प्लेट उस भगोने से अपने आप हट जाती है। आपने नहीं हटाई, लेकिन उस स्टीम के प्रेशर से वो प्लेट अपने आप हट गई। तो आपने देखा स्टीम का प्रेशर, दबाव कितना जबरदस्त होता है। तो वही स्टीम हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टीम बनाएंगे, बॉयलर में पानी गर्म करके स्टीम बनाते हैं। उस स्टीम को इस पाइप के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ये स्टीम इस टरबाइन के ऊपर डाला जाता है। टरबाइन एक तरह का फैन टाइप होता है, उसमें क्या होती है, ब्लेड्स लगी होती है। हमको क्या करना है, बिजली बनानी है। और बिजली बनाने का मुख्य सिद्धांत क्या है कि बिजली बनाने वाली जो युक्ति है उसको हम कहते हैं जनरेटर। और जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या है कि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करके आपको देता है। तो सबसे पहले हमें जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देनी है। वो यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा दे रहे हैं, भाप के द्वारा दे रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि भाप का प्रेशर कितना जबरदस्त होता है। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि प्लेट अपने हट जाती है, तो हम एकदम हाई प्रेशर की स्टीम इसमें जनरेट करते हैं और ये इन टरबाइन की प्लेट पर जाती है। टरबाइन घूमना स्टार्ट करता है और टरबाइन की शाफ्ट को जनरेटर की शाफ्ट के साथ कपल किया जाता है ताकि जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा दी जा सके। जैसे ही जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा मिलने लग जाती है, जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट करती है। और एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था कि बिजली किस प्रकार से बनती है। मतलब जनरेटर उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी कि जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। तो पहले हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी थी जो कि हमने स्टीम के द्वारा दी, और इसकी शाफ्ट को हमने जनरेटर की शाफ्ट से कवर किया। जैसे ही जनरेटर में घूमना स्टार्ट किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो गई। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है वो हम मानते हैं कि हमने 11 किलोवोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करी है। अब ये 11 किलोवोल्ट हम लोग आपको टावर में बना दी और यही आपके घरों तक वो टावर जा रहे हैं, उनकी लाइनों के द्वारा हम सप्लाई करते हैं। तो आपके घर तक सिर्फ 1 वोल्ट पहुंचेगा, बाकी के सारे वोल्ट क्या हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। आपके घर तक सिर्फ 1 वोल्ट पहुंचेगा। उस 1 वोल्ट से आप अपने घर के इक्विपमेंट को चला नहीं सकते। कितनी सप्लाई चाहिए आपके घरों में इक्विपमेंट चलाने के लिए, पता है किसी को कितने वोल्टेज आते हैं घरों पर, 220 है ना। 220 वोल्टेज आपके घर का पंखा भी चलेगा, आपके घर का कूलर है वो भी चलेगा, लेकिन 1 वोल्ट से नहीं चल सकता। तो हम क्या करते हैं, हमने जो 11 किलोवाट यहाँ पर जनरेट करी उसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, एक युक्ति होती है ट्रांसफार्मर, जिसके द्वारा वो युक्ति क्या करती है, वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। हमारी आवश्यकता के अनुसार वो वोल्टेज को बढ़ाती है और हमारी आवश्यकता के अनुसार वो वोल्टेज को घटाती है। इसलिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं, उसका नाम है
ट्रांसफार्मर। तो जो वोल्टेज यहाँ पर जनरेट हुए हैं वो 3 फेज ट्रांसफार्मर को दिए जाते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, ये 3 फेज ट्रांसफार्मर को दिए जाएंगे। ये ट्रांसफार्मर 11 केवी वोल्टेज को कितने में कन्वर्ट करेगा? या तो 220 केवी में, जैसी हमारी आवश्यकता होगी, 220 केवी में, 440 केवी में, या 765 केवी में, या 1100 केवी में कन्वर्ट करके और लाइनों पर इन वोल्टेज को छोड़ा जाता है। ये वोल्टेज जब लाइनों में छोड़ दिए जाते हैं तो ये आपके पास ग्रिड सबस्टेशन पावर हाउस होंगे, आपने देखे होंगे, आपके घरों के पास है, किसी के घर के पास पावर हाउस है, तो वहां पर पावर हाउस में आपने देखी होगी लाइन आ रही होगी 11 केवी की या 220 केवी ऑब्लिक 11 केवी, इस तरह की लाइनें आ रही, वहां पर 220 केवी वोल्टेज आते हैं। फिर उसी ट्रांसफार्मर मतलब ऐसे ही एक ट्रांसफार्मर की तरह इन वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है, मतलब कम किया जाता है, और आपके घरों तक यूज करने वाले वोल्टेज में उनको कन्वर्ट किया जाता है। अब जो स्टीम बनी थी, उस स्टीम का हमने क्या किया, पहले टरबाइन पर यूज कर लिया, फिर उस स्टीम का प्रेशर डाउन हो गया, तो उस स्टीम को हमने क्या किया, इस कंडेंसर पे ले लिया। कंडेंसर क्या करेगा, उस स्टीम को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद उसको वाटर में कन्वर्ट होगा। अब वो वाटर जो इसमें रहेगा वो गर्म पानी रहेगा, उस गर्म पानी को इस कूलिंग टावर के द्वारा ठंडा किया जाएगा। ठंडा करने के बाद दोबारा से कंडेंसर में से होता हुआ ये वाटर वापस से इसमें चला जाएगा, फीड वाटर पंप, इसी ये जो टैंक बना हुआ था जो पहले बॉयलर में सप्लाई करा था उसी में चला जाएगा, और फिर से यही वाटर गर्म होकर आपके स्टीम बनाने के काम में इसमें वाटर रीसाइक्लिंग भी हो रहा है, तो आप दोबारा से इस वाटर को यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे बिजली जनरेट होती है। अब यहाँ पे फर्नेस में क्या होगा, आपने कोयला जलाया तो कुछ ना कुछ उसकी राख भी निकलेगी, तो वो राख इसके द्वारा कोल ऐश में यहाँ पर इकट्ठी की जाती है, और इसी में से कोयला जलने से धुआं भी निकलेगा, तो उसको चिमनी के द्वारा फिल्टर करके बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये आपका कोयले के द्वारा बिजली इस प्रकार से पैदा होती है। ये एक वर्किंग मॉडल है बच्चों के लिए, ठीक है? किसी को डाउट? सुना है नाम मोटर? एक तो होती है मोटर, एक होती है जनरेटर। मोटर भी दो प्रकार की होती हैं, एसी मोटर, डीसी मोटर। जैसे विद्युत सप्लाई दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी, तो मोटर भी एसी और डीसी रहेगी, और जनरेटर भी एसी और डीसी। अगर डीसी विद्युत जनरेट करनी है तो डीसी जनरेटर से करेंगे, अगर एसी करनी है तो एसी से। अब देखो, ये जो मोटर है ये एसी मोटर है, और ये जो मोटर है ये डीसी मोटर है। पहचान, इस पर झिरी सी कटी होती है, ये प्लेन होती है। एसी मोटर दो प्रकार की होती है मुख्य तौर पर, एक तो 3 फेज और एक सिंगल फेज। जिसमें 3 फेज सप्लाई देकर अपन मोटर चलाते हैं वो 3 फेज मोटर, जिसमें सिंगल फेज एक मोटर देते हैं वो सिंगल फेज। अब ये मोटर एसी सप्लाई से चलेगी और मैकेनिकल एनर्जी देगी इस जनरेटर को, तो ये जनरेटर विद्युत सप्लाई जनरेट करेगा। तो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया, एसी वैद्युतिक ऊर्जा को डीसी वैद्युतिक ऊर्जा में। कैसे हुआ, ये विद्युत ऊर्जा है एसी, इस विद्युत ऊर्जा से मोटर चलाएंगे, ये घूमेगी तो वो यांत्रिक ऊर्जा देगी। यांत्रिक ऊर्जा इस जनरेटर को मिलेगी तो ये डीसी, तो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो एसी मोटर ही है। डीसी जनरेटर, ये सिंगल फेज मोटर है, ये है डीसी मोटर। डीसी मोटर 3 प्रकार की होती है, सीरीज, शंट, कंपाउंड। तीनों मोटरों को 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर से चलाया जाता है। एसी मोटर दो प्रकार के, सिंगल फेज और 3 फेज। सिंगल फेज मोटर डिओल स्टार्टर से चलाई जाती है, 3 फेज मोटर स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलाई जाती है, ठीक है। अब इस मोटर को चलाकर दिखाएंगे। एक होता है माइनस, वो डीसी सप्लाई में होता है, केवल एक फेज होता है प्लस का, एक वायर होता है माइनस का। वो डीसी सप्लाई का फेज और न्यूट्रल होते हैं एसी सप्लाई में। एसी सप्लाई में एक फेज से अधिक फेज होते हैं। वेव फॉर्म देखिए आपने, 3 फेज के अंदर 3 वाइंडिंग होती हैं, तीनों वाइंडिंग 120 डिग्री के कोण पर होती है। तो एक तो यूनिटी से चलती है, 90 डिग्री आगे, एक 90 डिग्री पीछे, तीनों फेजों में डिफरेंस हो जाता है। इसलिए एसी जो बिजली है उसको 3 फेज में भी जनरेट कर सकते हैं अपन, और डीसी को अपने जनरेट नहीं कर सकते। केवल जनरेट होती है वो होती है एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है।
वो कैसे, डायोड के माध्यम से। और जो ये डीसी जनरेटर होता है इसमें एक कम्यूटेटर लगा होता है। डीसी जनरेटर के अंदर भी एसी जनरेट होती है, लेकिन इसमें एक कम्यूटेटर लगा होता है, वो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है। जबकि कोई भी मशीन हो, चाहे वो एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से बनो, चाहे पवन ऊर्जा से बनो, वहाँ एसी ऊर्जा उत्पन्न हो, आ गया समझ में, उसको कन्वर्ट करते हैं फेज प्लस और माइनस में। दूसरी बात, ये मोटर है 3 फेज, ये स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। पहले इस मोटर को स्टार में चलाएंगे, फिर इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है। अब ये डीसी जनरेटर है, डीसी सप्लाई जनरेट करेगा। ये देखो वोल्टमीटर आ रहे हैं इसमें 250 वोल्टेज के समथिंग आ रहा है। अब ये सिंगल फेज मोटर, ये डीओल स्टार्टर से चलेगी, ये चलेगी चलिए। अब ये डीसी सप्लाई जनरेट कर रहा है, इसे अपन डीसी मोटर चलाएंगे। ये सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर है, ये है स्टार डेल्टा स्टार्टरिंग, लेकिन वो तो हाथ से चलने वाला, उसको मैनुअली स्टार डेल्टा बोलते हैं। इसको सेमी ऑटोमेटिक जो बटन से चलता है ना, उसको सेमी ऑटोमेटिक। और इसका बटन दबा दिया, ये मोटर मोटर है। ये है अल्टरनेट, ठीक है। वो डीसी जनरेट कर रहा है और ये